हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए, जैसे आप सभी को पता है कि हम प्रीवियस ईयर का जो आपका प्रीवियस ईयर है उसे लेकर चल रहे हैं। तो ये आपके सीडीपी का जो प्रीवियस ईयर है उसको लेकर चल रहे हैं। इसके पहले हमने आपको 3 से 4 वीडियो हमने प्रोवाइड कर दी है, आप जाकर देखिएगा। तो कल हमने जो वीडियो बनाई थी उस पर हमने 15 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर दिया था। आज 16वें क्वेश्चन से लेकर चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, आप सभी यहाँ पर मैं अभी एक सोची हूँ कि मैं संडे के दिन, ठीक है, संडे के दिन आपको हम एक डाउट सेशन लेकर चलेंगे। और आप सारे वीडियो में जहाँ भी आपको क्वेश्चन डाउट लगे, ऐसा कुछ लगे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए। तो मैं वो डाउट सेशन मैं संडे के दिन आपको ले लूँगी, और संडे के दिन हम आपको उसको बोर्ड पे या जिस तरीके से भी होगा हम आपको बता देंगे। तो अगर आपकी कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी क्या करिए आप सभी। तो चलिए हम देख लेते हैं, क्योंकि बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप तो इतना कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन के देखते हैं फटाफट से। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 की समावेशन की अवधारणा हेतु किसकी आवश्यकता है। ऑप्शन ए है विविधता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए सम्मान, बी है आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण, सी है अध्यापक केंद्रित शिक्षण शास्त्री प्रविधियाँ, डी है विद्यार्थियों का नामीकरण, नामीकरण का मतलब लेवलिंग और पृथकीकरण। अब देखिए क्वेश्चन पूछा क्या है, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए क्या पूछा आपको, समावेशन की अवधारणा हेतु किसकी आवश्यकता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि समावेशन होता क्या है। आपको पता होना चाहिए कि समावेशन क्या होता है, तभी आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। समावेशन का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी, आप टीचर हैं, आप किसी भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो उस कक्षा में बच्चे हैं, ठीक है। अगर बच्चे हैं तो इस कक्षा में जो बच्चे हैं वो कोई भी बच्चा इस कक्षा में पढ़ सकता है। आप किसी भी बच्चे को अलग अलग नहीं पढ़ाएंगे, सारे बच्चे को एक ही पढ़ाएंगे। अलग अलग का मतलब, जैसे आपका अगर बच्चा दृष्टिबाधित हो, जिसे दिखता नहीं हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, दृष्टिबाधित कहते हैं। वैसा बच्चा है, गूंगा बच्चा है, बहरा बच्चा है, सारे बच्चे को आप क्या करेंगे, इकट्ठा करके एक ही छत के नीचे पढ़ाएंगे, तो वही आपका समावेशन हो जाएगा, ठीक है। समावेशन का मतलब लोगों को जोड़ के पढ़ाना, किसी को अलग अलग नहीं पढ़ाना। तो आई होप समझ गए होंगे। तो अब देखिए जो हमारा उत्तर होगा यहाँ पर, हम आइए देख लेते हैं, उत्तर के थ्रू समझते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा कि देखिए इसमें क्या होता है कि विविधता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए सम्मान होना चाहिए। देखिए समावेशन की अवधारणा हेतु अगर आपको सबको एक साथ पढ़ाना है तो आपके अंदर उनके लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और वो जो डाइवर्सिटी उनकी है एंड उनका जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, उनको आपको इग्नोर नहीं करना है कि उनका जो, अगर वो इंडिविजुअल डिफरेंस है, मतलब व्यक्ति भिन्नता उसमें है, तो हम उसका सम्मान ना करें। आप उनका सम्मान करिए, उन्हें साथ में पढ़ाइए, ठीक है। तो यही हमारा समावेशन की अवधारणा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका पूछता है कि पठन वैकल्य किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप में चुनौती प्रस्तुत करता है। ऑप्शन ए है भावात्मक वियमन में, बी है शारीरिक समन्वयन में, सी है सामाजिक अंतःक्रियाओं में, और डी है लिखित विषय वस्तु बोध में। तो देखिए हम आपको पहले बता दिए थे कि जो आपका पठन वैकल्प है, आप इसे हिंदी में भी याद रखेंगे और इंग्लिश में भी याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी आपको डिसलेक्सिया, ज़्यादातर आपको डिसलेक्सिया ही देता है, पठन वैकल्य कम ही देता है। तो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि जो आपका डिसलेक्सिया है वो किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से चुनौती प्रस्तुत करता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये लिखित विषय वस्तु, मतलब डिसलेक्सिया क्या है, ये मतलब लिखने संबंधी क्या है, एक विकार है आपका, ठीक है। डिसलेक्सिया क्या है, लिखने संबंधी विचार है, तो सॉरी विकार है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो कभी कभी जो वर्ड होते हैं उसको क्या करता है, इसमें देखिए वो वर्ड को लिखने में उसको परेशानी आती है, इस तरीके जो भी है। तो आप देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा कि ये लिखित विषय वस्तु बोध में होता है आपका। अगला हम देखते हैं जो 18 क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इसको आप सभी बना लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो मैं इंग्लिश वाला नहीं दिखा रही आपको। ये क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा, 17 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है कि स्वालीनता ऑटिज्म से ग्रस्त विद्यार्थी हालांकि कुछ क्षेत्रों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन उनके पास डैश का मजबूत पक्ष भी है।
अध्यापक जिसका इस्तेमाल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कर सकते हैं। ऑप्शन ए है सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देने, बी है सामाजिक संप्रेषण, सी है स्वयं को बड़े समूहों के सामने बिना हिचक के व्यक्त करने, डी है दैनंदिनी में जल्दी जल्दी परिवर्तन के प्रति सफलतापूर्वक सामंजस्य। अब देखिए, आपको सबसे पहले हमने क्या कहा है, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तभी आप उत्तर को देंगे, ठीक है। अब देखिए, ऑटिज्म होता क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, आपका रोग है। ऑटिज्म क्या है, एक प्रकार का रोग है, ये आपको बता देना चाहते हैं। इसमें बच्चा क्या करता है ना कि समाज से बहुत ना दूरी बनाने लगता है, चीज़ों को किसी से कहने में वो ना बहुत हिचकता है और मतलब वो डरा डरा जैसा रहने लगता है, मतलब इस तरीके का होता है। जो शालीनता में बच्चे होते हैं, शालीनता या मतलब ऑटिज्म जिसे कहते हैं, ये एक तरीके का रोग होता है। ये बता दें, ये ऐसा रोग होता है ना कि मतलब दूसरों से अपनी बातें बच्चा नहीं कर सकता, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे आप देखेंगे नहीं होंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपनी भावनाओं को अच्छी तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते। जैसे कभी कभी होता है ना कि हमें किसी से कुछ कहना है तो हम अच्छी तरीके से उसे व्यक्त नहीं कर पाते, तो वो क्या है, एक ऑटिज्म है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये तो कह दीजिए ठीक है, ऐसी भावना बच्चे में है, बच्चा ग्रस्त है, मतलब इस रोग से ग्रस्त है। लेकिन आप एक विद्यार्थी, सॉरी आप एक क्या है, शिक्षक हैं, तो इनका जो चुनौती का सामना करना है, तो इन्हीं में से एक ढूंढना है कि इनका एक मजबूत पक्ष भी है, और वो क्या करता है कि इसका आप इस्तेमाल करिए, उसको किसके लिए, पढ़ाने के लिए, बच्चे को अपने शिक्षण में उसका इस्तेमाल करिए। तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, आप क्या करेंगे, उनका जो सूक्ष्म विवरण है उन पर ध्यान देंगे। टू प्ले, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देख लीजिएगा। जो आपका सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देने वाली जो बातें हैं, ये आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। ये इनका क्या होता है, मजबूत पक्ष होता है। जो सूक्ष्म विवरण होता है ये इनका क्या होता है, मजबूत पक्ष होता है। आगे क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। 19 है, दृष्टिबाधित से जूझते विद्यार्थियों के साथ शिक्षण करते समय किस विधि माध्यम के प्रयोग से बचना चाहिए। ऑप्शन ए है सैमपट पर लिखित विषय वस्तु की मौखिक रूप से व्याख्या करना, बी है स्पर्शग्राही मानचित्र देना, सी है आपका कि सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति देना, डी है अधिगम के आकलन के लिए लिखित परीक्षण लेना। अब देखिए यहाँ से आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले आप किसे पकड़ेंगे, दृष्टिबाधित। दृष्टिबाधित मतलब क्या होता है कि बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है। अब जिस बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे, जिस बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है, सैमपट पर लिखित विषय वस्तु की मौखिक रूप से व्याख्या करना। ठीक है, सैमपट पर लिखा हुआ आप व्याख्या करें, बच्चे सुन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्पर्श ग्राही वाला चित्र, उससे मानचित्र देना है, तो ठीक है, वो स्पर्श करके चीज़ों को बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखिए क्या पूछा है, बचना चाहिए किससे, तो ये दोनों तो चीज़ें ठीक है। ठीक, तीसरा है कि सहायक उपकरण के प्रयोग की अनुमति देना, मतलब उनके लिए जो सहायक उपकरण है उसका प्रयोग वो करके सीखें, ये भी सही है। लेकिन हमारा जो डी है, ऑप्शन नंबर डी, देखिए क्या दिया है कि ऑप्शन नंबर डी दिया कि अधिगम के आकलन के लिए लिखित परीक्षण लेना। क्योंकि भाई बच्चा क्या है, दृष्टिबाधित है, तो सिंपल सा फंडा है कि बच्चा अगर दृष्टिबाधित है तो उसे दिखाई नहीं दे रहा है और हम उसे कहेंगे आप लिख कर हमें प्रस्तुत करिए, तो बच्चा नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, क्योंकि बचना चाहिए तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए कि हमें लिखित परीक्षण नहीं लेना है उनका, क्योंकि वो दृष्टिबाधित है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की नहीं है। ऑप्शन ए है औसत से अधिक बुद्धि स्तर, बी है उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, और आपका आइए देखते हैं सी है कि कौशलों पर निपुणता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, डी है जानकारी को ग्रहण करने में धीमापन। तो उत्तर दीजिएगा आप सभी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में देखिए आपका पूछा है प्रतिभाशाली विद्यार्थी की नहीं है क्या विशेषता। इसमें से 3 ऐसी विशेषताएं हैं जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी की है और एक नहीं है। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि देखिए उनका जो बुद्धि औसत होता है वो अधिक होता है, सही बात है। उच्च स्तरीय में समस्या समाधान कौशल उसमें होता है, वो समस्या जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है स्किल उनमें होती है। अगर कोई प्रतिभाशाली बच्चा है तो होती है, सभी को पता है।
कौशल पर निपुणता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय प्रेरणा उनमें होती है। जो उनमें हाई मोटिवेशन टू मास्टर स्किल्स होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन उनमें धीमापन नहीं होता, स्लो इन प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, ये धीमापन नहीं होता है। जो उनका इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग होता है वो स्लो नहीं होता है, वो हाई होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या होगा, सही हो जाएगा। तो यही ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या रहेगा, सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि रात 8 बजे 8 PM पर आपकी थ्योरी की क्लासेस चलती है जो आपको बिल्कुल फ्री है, और वहाँ से 100% चांस है कि आपको क्वेश्चन पूछता ही है। देखिए मैं इस तरीके से उस थ्योरी को चला रही हूँ जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना कि ऐसा नहीं है कि अगर हमने पियाजे को बताया तो पियाजे की हम बायोग्राफी बता दें और पियाजे के बारे में थोड़ा बहुत बता दें, ऐसा नहीं है। पियाजे से जिस तरीके से, जिस ढंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके से हमने आपको एक्सप्लेन किया है। आप जाकर एक बार देखिएगा। पियाजे हुए, कोहलबर्ग हुए और लेवाइगोस्की हुए। तो कोहलबर्ग और पियाजे का हो गया है, आज शायद आपका टर्न लेवाइगोस्की जी का है, तो आज उनको भी हम बता देंगे। तो 8 बजे आप सभी देख लिया करिए, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होगी। आप प्रैक्टिस सेट के साथ साथ इस क्लास को जरूर करिएगा। आप देखिएगा जब एग्जाम देने जाएंगे तो यहीं से ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब चलिए टाइम हम ज़्यादा नहीं लेते हैं, फटाफट से अपने क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा गया आपसे। 21 पूछा गया है कि एक अध्यापक को विद्यार्थियों को योग्यता के डैश परिक्षेप पर अधिगम को डैश प्रक्रिया मनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन ए है वृद्धिबोधक एक सक्रिय, बी है अस्तित्वबोधक एक निष्क्रिय, सी है वृद्धिबोधक एक निष्क्रिय, डी है अस्तित्वबोधक एक सक्रिय। अब आइए हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए क्या प्रोत्साहित करना है, ठीक है। प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करेंगे, तो हम उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहिए, देखिए निष्क्रिय दिया है तो कभी भी बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए हम निष्क्रिय का प्रयोग नहीं करते हैं। जहाँ निष्क्रिय दिया वो हमारा निगेटिव पॉइंट आ जाएगा, उसको हम तुरंत कट कर देंगे। अब बच्चा हमारा 2 ऑप्शन, ठीक है, इसमें भी सक्रिय दिया है, इसमें भी सक्रिय दिया है, इसमें भी, इसमें क्या दिया है, वृद्धिबोधक दिया है, इसमें अस्तित्वबोधक दिया है। तो देखिए कभी भी क्या है कि अगर योग्यता के अस्तित्व बोधक परिप्रेक्ष्य हम कभी नहीं करेंगे, उसके वृद्धि बोधक को ही करेंगे, अस्तित्व को नहीं करेंगे, तो इसको हम काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वृद्धि बोधक और एक सक्रिय अधिगम को। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हम देखते हैं 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 है कि यदि गतिविधि को महत्व नहीं दिया जा रहा है तो विद्यार्थी द्वारा किसका अनुभव करने की संभावना है। ऑप्शन ए है जिज्ञासा, बी है उत्साह, सी है आनंद, डी है बोरियत। तो आप ये उत्तर आराम से दे सकते हैं बोरियत, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप अगर कोई भी एक्टिविटी या कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर बच्चा क्या होता है, एकदम बोर हो जाता है। और इस विद्यार्थी को क्या है, पूछा क्या है कि गतिविधि को महत्व, अगर आप किसी भी गतिविधि को महत्व नहीं दे रहे हैं या आप पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ाने में अगर उसे महत्व नहीं दे रहे हैं, एकदम वही आए जा रहे हैं और बस रटाए जा रहे हैं बस किताब को लेके, इस तरीके से थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट करके नहीं पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा एकदम बोर हो जाएगा और उसके अंदर कोई भी इस तरीके की जिज्ञासा, आनंद या उत्साह नहीं रहेगा पढ़ने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 हो गया, 23 चलिए आइए देखते हैं 23। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा, आई होप इतना क्लियर दिखना चाहिए, बट थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि सीटेट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े बड़े टाइप के होते हैं। तो कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूरा स्क्रीन पे आ नहीं पाता, मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, तो थोड़ा इसको मैनेज कर लिया करिए आप सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये आपको बता देते हैं, आप सभी डाल लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, यहाँ पर 23 डाल लीजिएगा आप सभी। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्कूल अध्यापिका ऋचा अपने विद्यार्थियों में समुन्नत समझ को समुन्नत करना चाहती हैं, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को प्रश्नों का समाधान निर्धारित रूप से करने के लिए कहना चाहिए, बी है प्रक्रियात्मक ज्ञान और अधिसंज्ञानात्मक कौशलों पर ध्यान देना चाहिए, सी है विषय वस्तु के कंठस्थ स्मरण पर बल देना चाहिए, डी आपका है कि विद्यार्थियों को उप अवधारणाओं में संबद्धता स्थापित करने के लिए निरुत्साहित करना चाहिए। अब आइए हम देखते हैं उत्तर कैसे हमारा कौन सा सही होगा।
तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कैसे सही होगा? देखिए, प्रक्रियात्मक ज्ञान और अधिसंज्ञानात्मक कौशल पर ध्यान देना चाहिए। समझ लीजिए आप एक अध्यापिका हैं और अपने बच्चों को समुन्नत समझने को समुन्नत करना चाहती हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगी? आपको क्या करना चाहिए? तो आप क्या करेंगी कि फोकस करेंगी ऑन किस पे? प्रक्रियात्मक ज्ञान और अधिसंज्ञानात्मक पर क्या करेंगी? फोकस करेंगी ज़्यादातर। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में पूछा गया आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक रचनावादी कक्षा की विशेषता है? तो ऑप्शन ए है अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों की प्रतियोगिता उन्मुखी दृष्टिकोण का विकास करना। बी है अन्वेषण संबंधी अधिगम लिए अनुकूलित परिवेश। अधिगम के लिए हो जाएगा यहाँ पर फॉर डिस्कवरी। ठीक है, अधिगम के लिए अनुकूलित परिवेश। सी है कि कंठस्थीकरण पर केंद्रित शिक्षण शास्त्री प्रविधियां। डी आपका है कि मानकीकृत पाठ्यचर्या जो सांस्कृतिक विभिन्नताओं का ध्यान न रखती हो। तो आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, देख लीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर आपको 24 है। तो चलिए हम इसका उत्तर देख लेते हैं, क्या होगा हमारा। देखिए यहाँ पर पूछा क्या है कि सामाजिक रचनावादी कक्षा की विशेषता आपसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अन्वेषण संबंधी अधिगम के लिए अनुकूलित परिवेश, ये हमारा क्या है? सामाजिक रचनावादी की क्या है? विशेषता है। अन्वेषण आपका क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, कंठस्थीकरण आपका निगेटिव है, तो ये ऐसे ही हट जाएगा। मानकीकृत पाठ्यचर्या विभिन्नताओं का ध्यान न रखती हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। विभिन्नताओं का आप ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं रखेंगे। और इधर क्या है? यहाँ पर देखिए, इसमें भी कोई निगेटिव पॉइंट होगा। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों में प्रतियोगिता उन्मुखी दृष्टिकोण का विकास करना, तो ऐसा ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? ये सामाजिक रचनावादी पूछा है, तो ये तो होगा नहीं रचनावादी, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें क्या है? उनके अन्वेषण संबंधी अधिगम के लिए क्या करेंगे? अनुकूलित परिवेश हम करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 है कि विद्यार्थी में अधिगम की प्रक्रिया में सबसे अधिक सक्रिय और सहभागी बना महसूस करते हैं यदि कक्षा परिवेश समुन्नत करता है। ऑप्शन ए है अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा। बी है अपने विचारों पर विमर्श चिंतन। सी है अध्यापक का निष्क्रिय अनुकरण। डी है ज्ञान का मात्र पुनरुत्पादन। तो देखिए, यहाँ जो हमारा है, विद्यार्थी कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय और सहभागी महसूस तब करेगा जब बच्चे के अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा हो और उसे अपने विचारों का क्या हो? चिंतन हो। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को किस प्रकार की गतिविधि का संचालन करना चाहिए। ऑप्शन ए है जो उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हो। बी है जो यांत्रिक हो और उसमें निष्क्रिय श्रवण शामिल हो। सी है जो संदर्भ से हटकर हो। डी है जो जटिल से सरल की ओर आगे बढ़ते हुए क्रम में प्रस्तुत हो। तो बताइएगा सभी उत्तर क्या होगा। तो चलिए इसका उत्तर हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा कि देखिए, अगर किसी भी विद्यार्थी के अधिगम को अगर हमें सहज और सुगम बनाना है, आप एक अध्यापक हैं, तो क्या करेंगे? उसके जो प्रतिदिन जीवन है उसके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हो, वही चीज़ें हमें करना, उसी का संचालन करना चाहिए, ऐसी गतिविधियों का। तो सही होगा। जैसे मान लीजिए आपको हम कोई चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो हम उससे रिलेट करके पढ़ाएंगे जो आप डेली चीज़ें करते हैं। ऐसा नहीं कि हम आपको ऐसी चीज़ें बता दें जो आप कभी सुने ही ना हो और आपको समझ में नहीं आए। देखिए, हम कोई भी उदाहरण देते हैं आपको, अगर कोई भी अगर आप देखते हैं, अगर आपको उदाहरण दिखता है तो आपका डेली रूटीन से चीज़ें जोड़ के वो उदाहरण दिया जाता है। ऐसा नहीं कि जो आपको कभी पता ही ना हो ऐसा उदाहरण दिया जाता हो। तो ऐसा ही करेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास किस प्रकार सहज सुगम किया जा सकता है। ऑप्शन ए है विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा। बी है समक्ष के स्थान पर कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करने के लिए प्रतियोगिता करवाकर। सी है अध्यापक द्वारा दिए गए व्याख्यान को केवल सारांशीकरण करके। डी है विषय वस्तु का कंठस्थीकरण और अध्यापक का निष्क्रिय अनुकरण करके। देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा है कि समालोचनात्मक चिंतन का विकास किस प्रकार होगा।
देखिए कोई भी बच्चे को हम कभी भी किसी भी चीज़ को कंठस्थीकरण नहीं कराएंगे, तो जहाँ कंठस्थीकरण आए आपका निगेटिव पॉइंट आएगा तो वो बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है, अब इसमें सी में क्या दिया है कि अध्यापक द्वारा दिए गए व्याख्यान का केवल, जहाँ केवल आया ए भी निगेटिव हो गया, इसको भी कट करिए। 2 हट गया, बचा हमारा 2। अब क्या है, सक्षम के स्थान पर कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करने के लिए प्रतियोगिता करवाकर। तो ये किसी भी कार्य को हम बहुत शीघ्र अतिशीघ्र, ऐसा नहीं कि बच्चा कुछ सीख नहीं रहा है हम उसको जल्दी जल्दी करवा के हटा दें, ऐसा नहीं करेंगे आप बिल्कुल भी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा कि विविध संदर्भ में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग इन वेरिड कॉन्टेस्ट, तो इस तरीके से करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 आपका है कि अधिगम की गति, ऑप्शन ए है पूरी तरह व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर है, बी है पूरी तरह वातावरणीय कारकों पर निर्भर है, सी है कि व्यक्तिगत और वातावरणीय कारक दोनों पर स्वतंत्र है, दोनों से स्वतंत्र है। तो देखिए हम यहाँ पर पहले आपको ऑप्शन नंबर 4 भी देख लेते हैं हम। ऑप्शन नंबर 4 है कि व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 4 आपका हो गया। अब आइए हम समझते हैं चीजों को। देखिए अधिगम की गति, ऑप्शन ए है कि पूरी तरह व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर है, जरूरी नहीं है कि पूरी तरह व्यक्तिगत कारकों पर ही हो, जरूरी नहीं है कि पूरी तरह आपके वातावरण पे ही हो, किसी और पे ना हो। ठीक है, और देखिए यहाँ पर क्या है, व्यक्तिगत और वातावरणीय कारक दोनों से स्वतंत्र हैं, ये कभी नहीं हो सकता, ये एक दूसरे से क्या होंगे, आपस में मिले रहते हैं, कभी भी ये एक दूसरे से अलग नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 4 में क्या है आइए देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में आपका है कि व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है। देखिए हमने बताया कि कभी भी व्यक्तिगत और वातावरणीय को अलग नहीं करेंगे, ये साथ में रहेंगे, तो इनकी क्रियाओं पर ये क्या हमारा अधिगम निर्भर होता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है कि विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाएं, ऑप्शन ए है अनदेखी कर निरुत्साहित की जानी चाहिए, बी है उनके अनुभव से संबंधित नहीं है, सी है हमेशा अत्यंत गलत होती है और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया को दर्शाती है, डी है कि अर्थ निर्माण की प्रक्रियाओं की गढ़ी गई सहज संरचनाओं को दर्शाती है। तो देखिए जो हमारे विद्यार्थी की वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा कि वो अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में गढ़ी हुई सहज संरचनाओं को दर्शाती हैं, वो निरुत्साहित नहीं करना चाहती, ये गलत है। सॉरी, निरुत्साहित की जानी चाहिए ऐसा नहीं है, अनदेखी भी नहीं करना चाहिए, उनके अनुभव से संबंधित होता है, ये गलत है। ये इन्होंने कहा नहीं होता है लेकिन होता है, वो हमेशा क्या है कि हमेशा अत्यंत गलत होती है ऐसा नहीं है, हमेशा वो उनकी जो वैकल्पिक अवधारणा हो हमेशा गलत हो। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अब आइए हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका है कि किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय किस बात से बचना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है अवधारणाओं के विभिन्न पहलुओं के मध्य संबद्धता स्थापित करना, बी है कारक प्रभाव संबंधों को रेखांकित करना, सी है अवधारणाओं को गैर उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना, और डी आपका है संप्रत्ययों की विषय को जानकारी के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत करना। अब देखिए क्या है कि अवधारणा का शिक्षण करते समय हमें किन बात का ध्यान देना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा कि आपको क्या करना है कि संप्रत्यय की जो विषय वस्तु की जानकारी है असंबंधित खंड को क्या करेंगे, असंबंधित खंडों के रूप में उन्हें क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, अवधारणा के विभिन्न पहलू के मध्य संबद्धता स्थापित नहीं करना, ये गलत है, मतलब किससे बचना चाहिए ये पूछा है, तो ये इनसे नहीं बचना चाहिए, ये हमें करना चाहिए। ठीक है, कारक प्रभाव संबंधों को रेखांकित करना सही बात है, करना चाहिए। ठीक है, सी है कि मतलब अवधारणाओं में गैर उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना, जरूर आप प्रस्तुत करें, नॉन एग्जाम्पल के साथ भी प्रस्तुत करें, उसको रिलेट करके, नॉन एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप गैर उदाहरणों के साथ उन्हें मतलब कि कॉन्सेप्ट से क्या करेंगे, उनको रिलेट करके आप पढ़ाइए। ठीक है, लेकिन ये क्या है असंबंधित खंडों के रूप में नहीं प्रस्तुत करेंगे, ये गलत है हमारा, तो ये बचना चाहिए, तो इसी से हमें बचना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा कि ऑप्शन नंबर डी से हमें क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। तो ये आपके हो गए 15 क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक हमने आपको 4 वीडियो प्रोवाइड कर, मतलब 3 वीडियो कर दी है, ये आपकी आज चौथी वीडियो हो जाएगी। इस तरीके से हम आपको करते रहेंगे, और अगर आपको अगले सब्जेक्ट या किसी और सब्जेक्ट की भी वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा। इस तरीके से हम, अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो हम आपको हिंदी हो गया, आपका SST हो गया, और EVS हो गया,
ये 1 to 5 के लिए 1 to 5 की भी अगर आपको चाहिए CDP की वीडियो तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो मैं 1 to 5 की जो वीडियो है वो अलग से लाऊंगी। देखिए 1 to 5 की जो वीडियो वो अलग से लाने का रीज़न क्या है आपका, देखिए हम क्या करते हैं 1 to 5 और 6 to 8 को साथ में भी पढ़ लेते हैं कि दोनों काम हो जाएगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। 1 to 5 का लेवल अलग होता है, 6 to 8 का लेवल अलग होता है, तो दोनों का जो आपका प्रैक्टिस सेट है दोनों को करिएगा आप। ऐसा नहीं कि हम 6 to 8 का कर लिए तो हमें 1 to 5 का काम हो जाएगा, या 1 to 5 का कर लिए तो 6 to 8 का हो जाएगा। हाँ, कुछ हद तक चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी डिफ़िकल्टी होती है 6 to 8 के लेवल में जो आपको करना होता है, और 1 to 5 में कुछ ऐसा आसान क्वेश्चन होता है जो आप अगर नहीं पढ़े होते तो नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए दोनों चीज़ें करना ज़रूरी है। तो मैं भी सोच रही थी आपको 1 to 5 का भी हम CDP लाएंगे, ये तो आपको सेकेंड पेपर चल रहा है। तो बाकी आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको 1 to 5 की अलग से वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा हमें, हम उसको भी बना देंगे आपको। और बस आज के लिए इतना करते हैं, बाकी देखते हैं अगली वीडियो में। और प्लीज़ आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए और शेयर भी किया करिए आप सभी, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक ज़रूर जाए। और देखिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं, लेकिन कुछ लोग को पता नहीं होता कि सब्सक्राइब का बटन कहाँ होता है, किस तरीके से, तो आप वहाँ पर देखिएगा। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जैसे ये वीडियो देखते हैं, यहाँ मेरे चैनल का लोगो होगा, चैनल के लोगो पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ही आपको सब्सक्राइब्स करके दिया रहेगा, बस इस पर क्लिक करेंगे आपका सब्सक्राइब हो जाएगा। और नीचे यहाँ पर ऐसे बेल आइकन दिया रहेगा, बेल आइकन पर अगर क्लिक कर देंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊँगी आप तक जाएगा। तो थैंक यू एवरीवन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब हम।